परसीव्ड रियलिटी वर्सेस एक्चुअल रियलिटी के अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का पॉलिटी एंड गवर्नेंस से अगर आप क्वेश्चन देखो दोनों से मिलाकर 17 क्वेश्चंस दिखते हैं। करंट अफेयर्स के एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस हैं इनमें, जैसे कि आपको ये बताया गया कि इस बार करंट अफेयर्स गायब था, 3-4 क्वेश्चन पूरे पेपर में थे, ऐसा नहीं है। पॉलिटी और गवर्नेंस के सिर्फ इन 2 टॉपिक से ही आपको 5 to 6 क्वेश्चन मिलेंगे। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, क्या आपकी परसीव्ड रियलिटी है इस एग्ज़ाम को लेकर जो इसे डिफ़िकल्ट बनाती है, एंड क्या एक्चुअल रियलिटी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। रोल ऑफ प्रीवियस ईयर, कुछ क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, वो 2014 का एज सच रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको हम देखते हैं। सेट बी हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ अबाउट मी, आई एम कृष्णा। सेट बी के ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटी का। पहला क्वेश्चन पूछा है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है। तो अगर आप इसको नॉलेज के हिसाब से जानते हो देन ऑप्शन आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर हम इसको एलिमिनेशन ट्रिक्स पे जाएं तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पहला रूल, पहला लॉजिक जो होना चाहिए वो हमेशा है जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप एलिमिनेशन से करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं कि आपको हो सकता है कि एक ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा उससे ज़्यादा करेक्ट हो। तो हमेशा 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपको एलिमिनेशन से करने चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ें। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन ए देखते हैं। यहाँ लिखा ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ रिप्रेजेंट होती हैं गवर्नमेंट में, ऐसा तो नहीं है। पार्लियामेंट में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, तो ये एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, 2000+ पार्टीज़ हैं इंडिया में। चलो उसमें से जो पार्लियामेंट में पहुंच गई, तो ये आपको पता है अपोजिशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपोज करने के लिए अपोज करते हैं, कुछ लोग हमेशा अपोजिशन में रहना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ए हुआ एलिमिनेट, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी भी रिप्रेजेंट नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये मतलब तो नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम होता ही स्ट्रॉन्ग तब है जब एक अच्छा अपोजिशन हो, इस चीज़ को लेकर लगातार क्वेश्चंस पूछे गए। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के लिए यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चंस मेंस में भी पूछ चुका है। सी ऑप्शन पर आते हैं, बी से पहले। बी आई थिंक आपको पता होगा, राइट आंसर है। सी ऑप्शन देखो, गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, डेफिनेटली डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है, लेकिन ये डेमोक्रेसी है, नॉट पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। अब लोग तो सरकार को रिमूव करने बैठेंगे तो उसे डेफिनेटली पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं कहेंगे। रिमूव करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे फ्लोर टेस्ट हुआ, और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, बट लोग डेफिनेटली रिमूव नहीं करेंगे। लोग रिमूव कर सकते हैं 5 ईयर्स के बाद, उसके बाद नहीं। इलेक्शन में रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर लोग रिमूव करने लगे तो वो तो एनार्की होगी या फिर रिवॉल्यूशन होगा, अदरवाइज़ टेररिज्म होगा। इन 3-4 फॉर्म के अलावा ये चीज़ तो डेफिनेटली ट्रू नहीं है। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखो, गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट चूज़ करती है सरकार को, बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार को पार्लियामेंट चूज़ करेगी, हालांकि पार्लियामेंट में से ही सरकार के लोग आते हैं, वहाँ से जो जीतने वाली है मेजॉरिटी पार्टी है अपना नेता चुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सरकार को आप कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म से पहले हटा ही नहीं सकते हो। आंसर इस क्वेश्चन का बी है, क्योंकि डी भी रॉन्ग हो गया। अदरवाइज़ अगर आपको नॉलेज से ही पता हो तो गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात होती है। जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ही पावर्स देता है या लेजिटिमेसी देता है एग्जीक्यूटिव को गवर्न करने की, और पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकती है सरकार को। तो इसका ऑप्शन आंसर हुआ बी, और इस तरह से आपको करने हैं ये क्वेश्चन सॉल्व। तो एलिमिनेशन करके और बेसिक नॉलेज के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आंसर इसका हुआ बी। अगला क्वेश्चन है वेलफेयर स्टेट के बारे में। वेलफेयर स्टेट मतलब एक आइडियलिस्टिक स्टेट है जहाँ सब सुखी होंगे, ठीक है। गांधी जी ने जैसा चाहा था कि मेरा देश महान होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ ये डिक्लेयर किया गया, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट प्रीएम्बल या 7th शेड्यूल में। फंडामेंटल राइट तो देखो जस्टिसेबल हैं, अगर आप इनको वायलेट करोगे तो फिर आपको सज़ा हो जाएगी। तो जो जस्टिसेबल चीज़ है वहाँ तो आप एक आइडियल चीज़ को नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। प्रीएम्बल वेलफेयर जैसी चीज़ों की बात तो करता है, सोशलिस्ट टर्म की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, बट एग्जैक्टली वेलफेयर की बात प्रीएम्बल में भी नहीं की गई है। और 7th शेड्यूल जो है वो डिवीज़न ऑफ पावर की बात करता है,
स्टेट और सेंटर के बीच में जो 3 लिस्ट है, चौथी जो नहीं है कहीं भी रेजिडरी पावर्स, उनकी बात करता है। तो ये ऑप्शन भी हुआ गलत, बचा ऑप्शन ए ही। और ये आपको पता है डीपीएसपी एक ऐसी चीज़ों की बात करता है कि ऐसा होना चाहिए था, आप ऐसा करो, ऐसा होगा तो मेरा देश महान होगा। तो आइडियलिस्टिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो डीपीएसपी में दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना चाहिए था। कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को भी रॉन्ग किया है, उन्होंने कहा कि हम प्रीएम्बल ट्रू करेंगे, प्रीएम्बल में सब कुछ दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, जो ईजीएस्ट लॉजिक है एग्ज़ाम में आपको वही देना। अगर आपने अननेसेसरी वहाँ लॉजिक ढूंढा तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो इसका ऑप्शन हुआ ए। एलिमिनेशन से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। साथ में बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटी, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको करेक्ट बताना है, 2 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। अब आप देखो, मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बताता हूँ। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखें तो यहाँ एक ख़ास बात यह है कि जैसे ही आप ये डिफ़ाइन कर लेते हो कि कोई एक ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, या एक ऑप्शन गलत है, जब आप ये गारंटी से कह देते हो, वैसे ही आप ऐसे ऑप्शंस में 50-50 पर पहुँच जाते हो। क्यों? सपोज़ आपने कहा, यहाँ पर अभी हम ऑप्शन नहीं देख, सपोज़ आपने कहा 1 इज़ ट्रू, तो ऑब्वियसली आंसर या तो ए होगा या सी होगा, बी और डी आंसर नहीं हो सकते। अगर आपने कहा कि 2 इज़ फॉल्स, ठीक है, तो आंसर आपका बी नहीं होगा, राइट, एंड सी भी नहीं होगा, आंसर ए और डी में से होगा, राइट। तो ये 50-50 वाले एलिमिनेशन के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस पर ध्यान देना चाहिए जहाँ ये वाले ऑप्शंस होते हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 and 2। तो ये एक चीज़ है जो आप एग्ज़ाम में ध्यान रखोगे एलिमिनेशन के लिए। जब आपको बहुत से क्वेश्चंस ना आए तो 50-50 में आप तुक्का मार सकते हो। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है, ये आपको पता होगा, ऐसा कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो आपने कहा ऑप्शन 1 इज़ फॉल्स, ऑप्शन 1 हो गया गलत। इसका मतलब आपने एलिमिनेट कर दिया ए एंड सी को। अब आपके बचे हैं बी या डी में से आंसर। बी में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। यहाँ आपको एक टर्म देखनी है, डिफाइन की बात नहीं की गई है, यहाँ डिफाइन की बात की गई है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू के लिए, टू सेफगार्ड सिटीजन्स लिबर्टीज़ एंड उनके आइडियल्स हैं जो प्रिजर्व करता है, ठीक है, प्रोवाइड तो करता है। अगर आपको आर्टिकल 13 की बात करें, वहाँ जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, बट हाँ डिफाइंड की अगर आप बात करो तो वो भी डिफाइन नहीं है। तो ये जो टर्म्स है, डिफाइंड का मतलब बिल्कुल उन्होंने गारंटी से कह दिया कि ऐसा है ही, डिफाइन ही कर दिया। प्रोवाइड मतलब कि एक इंडिकेशन दिया, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, एक मॉडरेट सा वर्ड है। तो ऐसे स्टेटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसे स्टेटमेंट ट्रू होने के चांसेस थोड़ा कम है। तो आंसर इसका हुआ बी। बी मतलब 2 ओनली, नीदर 1 and 2 आपका ऑब्वियसली चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीएम्बल, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था जिस पर इस बार काफ़ी डिबेट की लोगों ने, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो ये क्वेश्चन इजी है। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ों की बात की गई है। क्वेश्चन तो ये लमसम ऐसा ही है कि 1 ओनली, 2 ओनली, इस टाइप के 2 स्टेटमेंट दिए गए, बट वो 2 स्टेटमेंट फ्रेम थोड़ा अलग तरीके से किए गए। स्टेटमेंट ये है कि क्या प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और क्या इसका लीगल इफेक्ट है, राइट। तो इसका अगर आप देखो, पार्ट तो है ही, केशवानंदा भारती केस जो हुआ था उसके बाद से ये बता दिया गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट वहीं ये भी डिफाइन किया गया था सोर्स या प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा। तो प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तो गलत हो गया। अब आंसर ए, सी या डी में से है। अब जो आपकी नॉलेज है वो ये पता है आपको कि प्रीएम्बल इज़ नॉन जस्टिशिएबल, प्रीएम्बल जस्टिशिएबल नहीं है। बट अगर ये कोई चीज़ जस्टिसेबल नहीं है तो इट डजेंट मीन कि वो लीगल भी नहीं होगी, ज़रूरी नहीं कि इलीगल ही हो, लीगल इफेक्ट उसका हो ही ना। तो ऑप्शन 1 इज़ नॉट ट्रू। बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसको लेकर आप डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। लीगल इफेक्ट तो है बट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये ऑप्शन 1 हुआ गलत। सी और डी में आप देखोगे, सी कहता है सेम लीगल इफेक्ट एज ऑफ एनी अदर पार्ट, बाकियों के जितना लीगल इफेक्ट है उतना ही है, और ये इन्होंने कहा नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, मतलब बाकी पार्ट से आप इसको अगर अलग देखो तो इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन इसका हुआ डी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, बहुत से लोगों ने इसका आंसर ए लगाया है, लेकिन यूपीएससी यहाँ बस थोड़ा सा इंग्लिश से खेली है। तो आपको अगर पॉलिटी ढंग से पढ़ी है, प्रीएम्बल को समझा है, पॉलिटी में क्या है उसका आपने एसेंस समझा है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। प्रीएम्बल का लीगल इफेक्ट तो है, लेकिन बाकी पार्ट्स के अलावा आप अकेले प्रीएम्बल लेके नहीं जा सकते हो कि हाँ फ्रेटर्निटी है तो भाई भाईचारा लाओ।
अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 28, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। पार्ट 4 में क्या आते हैं? डीपीएसपी। अब इस क्वेश्चन में एक और जो प्रिंसिपल है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ईदर वन और टू। जैसे आपने एक सिक्का उछाला, यहाँ पर इस साइड हेड है और इस साइड टेल है, तो बाई चांस ये खड़ा हो गया तो अलग बात है, बट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। तो यहाँ आप ऑप्शन 1 और 2 देखो, यहाँ पर दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स एंड दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट। आंसर क्या पूछा है, करेक्ट कौन सा है? तो ये दोनों तो ट्रू नहीं है। ऐसे ऑप्शंस में आपको, ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का रूल इन जनरल आपकी हेल्प कर जाता है, राइट। तो ऑप्शन 1, अगर आप डीपीएसपी की बात करो, अगर यहाँ शैल के बदले कैन बी इन्फोर्सेबल होता तो सोच सकते थे, लेकिन वो भी डायरेक्टली कोर्ट नहीं, उसके लिए पहले लॉ बनाना पड़ता है। हालांकि आजकल आपने देखा होगा कोर्ट्स लॉ बना रही हैं इंडिया में, लेकिन पार्लियामेंट का मेन काम है लॉ बनाना इंडिया में। राइट टू वर्क, नरेगा, राइट टू फूड, इन सब में इन्फोर्सेबल तो है, बट यहाँ कैन भी है, शैल नहीं है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ऑप्शन 2 इज़ ट्रू। एंड द प्रिंसिपल्स लेट डाउन, अगर आपने कहा कि ऑप्शन 1 गलत हो गया तो आपका एनीवेज ये हो गया, ऑप्शन 2 आपका ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया। अब 3 पर सारी कहानी अटकी है, बट 3 बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है कि इन्फ्लुएंस मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। आपने लक्ष्मीकांत में ही पढ़ा होगा, वैसे भी आपको पता होगा डीपीएसपी को लेकर बहुत से लॉज बने हैं। तो इसका आंसर हुआ डी। एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको एक नया रूल मिला। अगले साल जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे, टेस्ट सीरीज़ में दोगे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 2 रूल मैंने आपको बता दिए। जब स्टेटमेंट 1 ओनली, 2 ओनली एंड बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 नोर 2, वो वाली चीज़ हमने देख ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर्स का है। यहाँ अगेन आपको उसी टाइप के स्टेटमेंट दिखते हैं जहाँ 50-50 पे पहुँच जाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू वोट मिनिस्टर बन सकता है 6 मंथ के लिए, अगर वो मेंबर नहीं है। तो ये चीज़ तो ठीक है, अ पर्सन कैन बी मेड अ मिनिस्टर, ऑब्वियसली बनाया जा सकता है, लेकिन वोटिंग की जो एलिजिबिलिटी है वो 18 ईयर्स है, आपको पता होना चाहिए। और मिनिस्टर बनने के लिए आपको 25 साल एटलीस्ट एज होनी चाहिए इंडिया में। तो ऑप्शन 1 हुआ गलत। अगर आपने ऑप्शन 1 गलत कर दिया, करेक्ट पूछा है, तो फिर आपके ए और सी तो हो गया एलिमिनेट, कहानी बची बी और डी में। अब ये बाकी करंट अफेयर्स का पार्ट है। ऑप्शन 2 आप करंट अफेयर्स के बिना नहीं सॉल्व कर सकते। हालांकि इस चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, चाहे वो जयललिता का केस हो या और बहुत सारे केसेस हों, वहाँ पर इस चीज़ की बात की गई है कि जो रोपा है उसका सेक्शन 8(3), इसको मेंस में भी बहुत बार हम पढ़ते हैं, डायरेक्टली पढ़ते हैं, हर एक कोचिंग के करंट अफेयर्स में मिलता है, सिनॉप्सिस में भी मिलता है, ठीक। एक आदमी जिसे क्रिमिनल ऑफेंस के लिए 5 साल के लिए जेल में भेज दिया गया हो, वो उसके बाद परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आंसर इज़ नो। जिसे 2 साल के लिए या उससे ज़्यादा के लिए भेजा गया हो, नॉट 5 ईयर्स, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है 6 ईयर्स के लिए। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद चला था कोर्ट में। लोग गए थे कि आपने 6 साल के लिए कर दिया, अगर डिस्क्वालीफाई तो फिर उसका करियर तो ख़त्म ही हो गया। तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। अगर आपको ऑप्शन 2 पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बी और डी में खेलोगे। नहीं पता तो आपको आंसर तुक्का मारना चाहिए 50-50, और अगर पता है तो आंसर इज़ डी। इजी क्वेश्चन है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो डेफिनेटली ये टफ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन कर सकता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट का एट सच प्लेसेस, जहाँ उसको मन करे वहाँ बुलाए। उसका मन करे रोड पे बुलाए, रेहड़ी पे बुलाए, गांव के बाज़ार में बुलाए, या बरेली के बाज़ार में बुलाए जहाँ झुमके गिरते, जहाँ मन करे वहाँ प्रेसिडेंट बुला सकता है। ये प्रेसिडेंट की पावर्स में आता है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि दूसरे ऑप्शन पर जाने से पहले हम देखें, अगर 1 ट्रू है तो ऑब्वियसली आपके बी और डी तो गए, तो आपको स्टेटमेंट 2 देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपका कहीं 2 है ही नहीं, आपको सिर्फ 3 देखना है। अब ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से ही हो सकता था, अदरवाइज़ आपको पता नहीं होगा। ये इन जनरल लक्ष्मीकांत में या पॉलिटी में कहीं डायरेक्टली लिखा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 सेशंस इन अ ईयर बट नॉट मैंडेटरी। ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि 6 मंथ के अंदर अंदर आपको दोबारा मिल लेना चाहिए। तो ऑप्शन 2 हम वैसे भी नहीं देख रहे, अगर देख भी रहे होते तो वैसे गलत है।
तो अगर आपको ये भी पता चल जाए ऑप्शन 2 गलत है तो भी आप बी और डी एलिमिनेट कर लेते, तब भी आप यहाँ पहुँचते। सारी कहानी है 3 पर। नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। अब ये तो आपको पता है, अगर आप थोड़ी भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो, जो कि पढ़ना चाहिए। 5-6 साल से लगातार ये न्यूज़ है कि राज्यसभा के वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं, जूते चप्पल चल रहे हैं, डिबेट नहीं होती है टाइम। अभी ये वाला पूरा सेशन ही आप देख रहे हो बर्बाद हुआ जा रहा है अलग अलग केसेस को लेकर। तो वर्किंग आवर्स के ऊपर लगातार डिबेट चल रही है, लॉ बनाने की बात भी चल रही है, प्राइवेट मेंबर्स ने बिल लाने के लिए भी कहा कि हम ले आते हैं बिल, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ऑप्शन 3 इज़ ट्रू, देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज जब पार्लियामेंट मिलनी चाहिए। तो आंसर इज सी। तो एक इजी क्वेश्चन है अगर आप करंट अफेयर्स पे जाते हो तो। अगेन दिस इज़ नॉट अ स्टैटिक क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की पावर। मेंस में भी क्वेश्चन पूछा, कई बार राज्यसभा लोकसभा की पावर्स को लेकर क्वेश्चन पूछता है। अभी हमने जो परसीव्ड रियलिटी वाला लेक्चर GS2 मेंस के लिए देखा, वहाँ प्रॉपरली राज्यसभा को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा पहले एक यूजलेस स्टेपनी व्हील था और अब उसका थोड़ा थोड़ा यूज़ होता जा रहा है, राइट। तो मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विस, यहाँ तो राज्यसभा की पावर्स ज़्यादा हैं लोकसभा से, आपको पता है। अगर आर्टिकल 112 अगर 312 अगर आप देखो, जब तक काउंसिल ऑफ स्टेट से राज्यसभा इस बारे में बात नहीं करेगी तब तक कोई भी ऑल इंडिया सर्विस न्यू क्रिएट नहीं होगी। ऑप्शन सी पर देखें, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये चीज़ आपको पता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए। फ्लोर टेस्ट की अगर आप बात करो तो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जो आपका लोकसभा है उसका मेन काम है रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट। जिस दिन लोग लोकसभा या फिर अपने लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस खो देते हैं एग्जीक्यूटिव, उस दिन गवर्नमेंट रिमूव हो सकती है। कट मोशन में आप देखो लोकसभा का रोल ज़्यादा होता है राज्यसभा से। तो ऑप्शन यही बचा, अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा और लोकसभा इक्वल पावर्स होती हैं, सेम, दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ही चलते हैं, ठीक है। तो अमेंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल पावर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आंसर इज़ बी। अगला क्वेश्चन, अब लोग ये क्वेश्चंस भी गलत करके आए हैं कि फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लोग इसमें चाइल्ड राइट आर्टिकल 22, 23 उनसे कंफ्यूज हो गए। ये पढ़ना चाहिए ना कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 और आर्टिकल 17 राइट टू इक्वालिटी में आता है, ठीक। अगर आप ऐसे ऑप्शंस या ऐसे क्वेश्चंस गलत कराओगे, एंड बिलीव मी लोग ऐसे क्वेश्चंस भी गलत करके आए हैं जिनके चौथे, पाँचवें, छठवें अटैम्प्ट भी थे, तो वो बाहर हैं, फिर कहेंगे कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। इससे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल क्या हो सकता है यूपीएससी, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 51A तक तो आपको रट लेने चाहिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी आर्टिकल 50 में बात की जाती है, तो ये भी अगेन वही चीज़ है। अगेन इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन और क्या होगा। अब आपको ये भी नहीं पता हो कि आर्टिकल 50 प्रीएम्बल में आता है कि DPSP की 7 शेड्यूल ए में, या फिर कि ये कन्वेंशन में प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आपको फिर प्री में बाहर होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। अब ये अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। बहुत लोगों की हवा किसकी, ठीक है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2014 का। क्वेश्चन देखने से पहले आप ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ वन, यहाँ भी यही पूछा है, यहाँ भी पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर पॉपुलर मल्टी पार्टी। ऑप्शन तो अभी देखते हैं, लेकिन यहाँ देखो इसका आंसर बी था, इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट के अथॉरिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, मतलब लिमिट कर रही है। आंसर आपको डी मिल गया। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होते तो एटलीस्ट एक ये जो टफ क्वेश्चन जहाँ बाकी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और लोग अटेम्प्ट भी करते हैं ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हैं, वहाँ आप +2 में जाते हैं। डेफिनेटली आप कट ऑफ के लिए एक अच्छा स्टेप बढ़ाते हैं, राइट। तो प्रीवियस ईयर आपको देखने चाहिए। मेंस आंसर बिल्डिंग, मेंस सीट गारंटी प्रोग्राम जो सिनॉप्सिस का ये कोर्स चलता है, ये इसी बारे में बात करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम रिपीट करते हैं ऑप्शन वाइज। अभी अंकित सर ने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। इसके 2-3 कोर्सेज़ हैं, आप देख लेना। फ़ी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल देखनी है तो सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इसे एलिमिनेशन की हेल्प से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं कि लेजिस्लेचर गवर्नमेंट बनाए तभी हो सकती है। किसी दूसरी कंट्री में जहां मोनार्की है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, राइट। तो ऑप्शन 1 इज़ गलत है।
पॉपुलर गवर्नमेंट, पॉपुलर का मतलब क्या है, जिसको लोगों ने वोट के थ्रू पॉपुलर बना दिया, चुन के लिया है, या फिर मतलब कि गवर्नमेंट है इस टाइम पर, किसी ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट पॉपुलर है या पॉपुलर नहीं, उस बेस पर, तो उसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कहोगे, पॉपुलैरिटी से क्या लेना देना है। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, ये भी कोई एक लॉजिक नहीं बना, कोई सेंस नहीं बना इस चीज़ का। इंडिया में जैसे बहुत सारी पार्टीज़ हैं, लेकिन चाइना में एक ही पार्टी का रोल चलता है, तो मल्टी पार्टी, यूएसए में एक पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मल्टी पार्टी गवर्नमेंट नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो ऑप्शन फिर भी एक चीज़ बची, रूल ऑफ लॉ के ऊपर चीज़ें चलती हैं। तो अगर आपने रिपीटेड क्वेश्चन किया तो इसके सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें बहुत से लोग ऑप्शन ए लगा के आ गए हैं, आप भी जानते होगे आपके आसपास ए ऑप्शन लगाए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए। इसके बाद 2 क्वेश्चंस और हैं पॉलिटी में, ये भी इजी क्वेश्चन है, एंड इसके बाद ये थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है। इसको और जो गवर्नेंस के 3 क्वेश्चन हैं उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप अगर चाहे सिनॉप्सिस के पेड कोर्सेज को देख सकते हो, स्पेशल कोर्सेज, जीएस क्लासरूम, टेस्ट सीरीज़ एंड ऑप्शनल्स, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्पेशल कोर्सेज़ आपको, अगर आपने अभी तक तैयारी में अच्छे मोड में आ चुके हो तो ये कोर्सेज़ आपको डेफिनेटली हेल्प कर देंगे। प्रीलिम्स के लिए 2020 50-50 सीरीज़, पीटी के लिए ये वाला, पीटी 365 ईयर्स के लिए, एंड करंट अफेयर्स सॉल्यूशन फॉर 25 ईयर्स, ये मेन सीट गारंटी प्रोग्राम। बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से, और 2020 50-50 सीरीज़ का रोल आपने देखा ही होगा, लगातार कितने टॉपिक है। अगर आप एक टॉपिक लिस्ट उठा के देखो तो आपको लगातार क्वेश्चंस दिखते हैं, हम लगातार डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पॉलिटी हालांकि हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन बाकी सारे टॉपिक इंक्लूड किए हैं। आप देखो मॉडर्न हिस्ट्री में सिविल एजुकेशन पॉलिसी से आया है, ट्रेड यूनियन से क्वेश्चन आया है, सिविल अपराइजिंग से क्वेश्चन आया है, राइट। देन यहाँ पर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से आया, आर्ट एंड कल्चर में अगर आप देखो वन लाइनर से तो कितने ही क्वेश्चन आए। जिया सर के 2 वीडियोस से 3 क्वेश्चन हैं, 20-20 मिनट के 2 वीडियोज़ हैं, वन लाइनर जो उन्होंने पढ़ाया वही पूछ लिया। मैप से क्वेश्चन आया है, पोर्ट से क्वेश्चन आया है, विजयनगर एम्पायर, चौल दाबोल वाला क्वेश्चन है विजयनगर। तो आप ये इन अगर क्वेश्चंस का रोल देखो, टॉपिक का रोल देखो, आपको प्रीलिम्स की नैया पार लगाने में हेल्प ज़रूर करेंगे। तो ये लेक्चर था परसीव्ड रियलिटी वर्सेस एक्चुअल रियलिटी, जो आपको आईना दिखाने का काम करने की हम कोशिश करते हैं। साथ में आपको ये ध्यान रखना है, कट ऑफ अराउंड 2016 के बाद से अराउंड 50% कट ऑफ है, ठीक है। 2016 में बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था, तब जाके 116 मार्क्स कट ऑफ गई थी, 58%। उसके बाद से 2 साल तो अप्रोक्सीमेटली 49% कट ऑफ है, जिसमें इतने इजी क्वेश्चन है। 17 में से पॉलिटी और गवर्नेंस के 17 में से आप ये देखो 15 क्वेश्चन लगभग इजी हैं। तो अगर आप इतना कर ले रहे हो तो फिर बाकी तो प्रीलिम्स आपको निकालना चाहिए अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अगर लेक्चर में आपको कोई फीडबैक है तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, कमेंट, शेयर, इनफैक्ट डिसलाइक्स आर मोस्ट वेलकम।